हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कल पिछले लेक्चर्स में कूलम्ब्स लॉ को पूरा देख लिया था, फंडामेंटल तरीके से देखा था उसका, और 4 प्रॉब्लम्स भी हमने उस पर डिस्कशन किए थे। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। और उसके बाद हम लोग फिर इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ देखो, सुपरपोजिशन, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो पूरे फिजिक्स में अप्लाई होता है और बहुत सारी जगहों पर अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बॉडी का, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि किसी बॉडी का, बहुत सारी बॉडीज़ है जिसका मास m1, m2, m3 इस तरह से है, डिफरेंट मासेस की बहुत सारी बॉडीज़ हैं। उनका जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन से, है ना, जो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया उस ओरिजिन से अलग अलग पोजीशन वेक्टर है सबका। या बोल सकते हैं कि सब पर अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3 इस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं। तो किसी एक बॉडी पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना होगा तो आप जो भी फोर्सेस है या वो मासेस, जो भी मास है M1, M2, M3, वो जिस भी सिस्टम में कनेक्टेड है, चाहे स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो या किसी दूसरे चीज़ से कनेक्टेड हो, तो सारे फोर्सेस को अगर हम सम कर देंगे तो उसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, रफ टफ लैंग्वेज में अगर बोलें तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है सुपर इम्पोज करना, है ना। सुपर इम्पोज करना मतलब जो भी चीज़ आपको दी गई है, जैसे यहाँ पर फोर्स की बात कर रहे हैं तो सभी फोर्सेस को अपन ऐड कर देंगे तो बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग गया, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है यहाँ पर कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ बोल रहा है कि वेन नंबर ऑफ चार्जेज, बहुत सारे चार्जेज जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्टिंग मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन में है, यानी कि एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो अट्रैक्शन का हो, रिपल्सन का हो, जो भी फोर्स हो वो सब एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स जनरेट कर रहे हैं। तो उस टाइप के चार्जेज के बीच में बहुत सारी चार्जेज जो कि एक दूसरे से इंटरेक्शन में है, इंटरैक्टिंग है, तो उन पे जो लगने वाला नेट फोर्स होता है वो वेक्टर सम होता है। यानी कि एक चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, तो इस तरह से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं सबके वेक्टर सम, यानी कि सबके फोर्स को आप ऐड कर दीजिए। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप वेक्टर सम ही करें। वेक्टर सम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अपन उसको वेक्टर सम बोल देते हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल करके भी उसके बाद उसके बीच में एंगल चेक करके उस पर एडिशन ऑफ वेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी बात वेक्टर सम ही है, ठीक। तो मान लीजिए कि डिफरेंट चार्जेज हमने लिया, हमने कंसिडर किया n पॉइंट चार्जेज। कितना चार्ज हमने कंसिडर किया? n पॉइंट चार्जेज, n चार्जेज हमने कंसिडर किया, जैसे Q1, Q2, Q3 से लेके Qn तक, Q4, Q5 इस तरह से। और हर एक चार्ज का XY कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए, या ओरिजिन जहाँ पर आप मान रहे हैं, जो रेफरेंस लेवल आप ले रहे हैं, जो रेफरेंस पॉइंट आप ले रहे हैं, वहाँ से हर एक चार्ज का पोजीशन वेक्टर भी डिफरेंट है। यानी कि R1, R2, R3 इस तरह से Rn तक है। यहाँ देखिए हमने लिखा है, जो R1 पोजीशन वेक्टर है वो किसके लिए? Q1 के लिए। जो R2 पोजीशन वेक्टर है वो Q2 के लिए। जो R3 पोजीशन वेक्टर है वो Q3 के लिए। और इसी तरह से जो Rn पोजीशन वेक्टर है वो Qn के लिए। तो डिफरेंट चार्जेस के लिए डिफरेंट पोजीशन वेक्टर भी यहाँ पर आपको अवेलेबल किए गए हैं। तो किसी एक चार्ज पे हमने यहाँ Q1 चार्ज लिया, हम Q1 चार्ज पर नेट फोर्स दिखाना चाहते हैं। तो Q1 चार्ज पर अगर नेट फोर्स आप दिखाना चाहते हैं तो क्या होगा? वो Q1 पहला चार्ज है तो F12, F13, F14 इस तरह से F1n, यानी कि F12 का मतलब क्या हुआ? तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, यानी कि एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण कितना फोर्स जनरेट हुआ है। क्लियर? और उस सभी फोर्सेस को हम वेक्टर सम कर रहे हैं। देख रहे हैं, वेक्टर के फॉर्म में ला करके हम ऐड कर देंगे तब जो नेट फोर्स मिलेगा, इसी को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर? इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप चाहें, यहाँ देखो बाबू, जैसे मान लीजिए यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, 3 चार्जेज हैं यहाँ पर। ओरिजिन से Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का R2, Q3 का R3,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए। अब क्या हो रहा है सो देखो, तो ये Q2 और ये Q1 ये दोनों सेम नेचर का चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे से क्या करेगा, रिपल्सन जनरेट करेगा। ये भी क्या करेगा, रिपल्सन जनरेट करेगा, है ना। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन का या रिपल्सन का ये जो अप्लाई होता है, तो ये कैसे अप्लाई होता है, तो दो चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होगा, दो चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होगा उस लाइन के अलोंग ही अप्लाई होता है, ठीक है, उस लाइन के अलोंग ही अप्लाई होता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हुआ, इस फोर्स को अपन बोल सकते हैं F12 वेक्टर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं F13 वेक्टर, और इसके बीच में से जब दो वेक्टर को आप कोई एंगल पे रहेगा तो दोनों के बीच में से जो रिजल्टेंट निकलता है उसी को आप मान सकते हैं F वेक्टर, या बोल सकते हैं F नेट वेक्टर, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, F नेट। तो F नेट मतलब क्या, नेट फोर्स, है ना। तो यहाँ से आपने ये समझा कि किस तरह से F12 F13 कैसे काम करता है। तो यहाँ पे Q1 चार्ज था, इसके कारण Q2 के कारण भी Q1 पे फोर्स लग रहा है, और Q3 के कारण भी Q1 पे फोर्स लग रहा है। तो Q3 के कारण जो Q1 पे लगा उसको F13, और Q2 के कारण जो Q1 पे लगा उसको F12, और ये नेट फोर्स आपको कितना हो गया, F नेट, ठीक। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर से समझ लीजिए क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बोलता है कि अगर बहुत सारे चार्ज, है ना, एक दूसरे से इंटरेक्शन में है, इंटरेक्टिंग है, ठीक, यानी कि एक दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर रहे हैं, अट्रैक्शन का चाहे रिपल्सन का, तो उस कंडीशन में अपन बोलते हैं कि जो फोर्स जनरेट हुआ, क्लियर, जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो सारे फोर्सेस को अगर आप ऐड करते हैं तो नेट फोर्स आपको मिलता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमने डिफरेंट चार्जेज लिए हैं, जैसे मान लीजिए Q1, Q2, Q3, इस तरह से अलग अलग चार्जेज लिए Qn तक, यानी कि हमने n पॉइंट चार्जेज लिए, ठीक है, n पॉइंट चार्जेज हमने लिए। तो अब देखो सबका पोजीशन वेक्टर भी अलग अलग था, एक का R1, एक का R2, R3, इस तरह से Rn तक। तो किसी Q1 स्पेसिफिक Q1 चार्ज पर अगर नेट फोर्स फाइंड आउट करना था हमें, तो हमने FQ1 निकाला, तो ये आ गया F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 डॉट 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 F1n, यानी कि F12 का मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, इस तरह से फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn, यानी कि हर एक चार्ज पर, Q1 चार्ज पर दूसरे चार्जेस के कारण कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के वेक्टर सम को हमने ऐड कर दिया, और हम बोल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई हुआ। अब हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो एक चीज़ हम पहले आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि आप कोई फोर्स निकाले, कल जो हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स आया था वो आया था K Q1Q2/r², ये इसका मैग्नीट्यूड था, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता है, आपको इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाना है, फोर्स ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर बाबू जैसे ही वेक्टर लगा दोगे, ध्यान से समझे बात को, यहाँ पर जैसे ही वेक्टर लगा दोगे तो यहाँ पर भी वेक्टर इसको बनाना पड़ेगा, है ना। फिलहाल अगर वेक्टर नहीं लगा हुआ है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी फ़िलहाल के लिए इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि ये एक फोर्स हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता, नहीं, फिलहाल इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आप चाहते हैं इस पर वेक्टर साइन अप्लाई करना, तो वेक्टर साइन जैसे ही अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको इसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो ये K कांस्टेंट Q1 Q2 कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, तो ये पूरा जो K Q1 Q2/r² है ये तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को वेक्टर बनाना है, स्केलर को वेक्टर बनाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुने इसको, फिजिक्स में बहुत यूज होगा। तो स्केलर को वेक्टर बनाना, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस स्केलर क्वांटिटी में, उस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन देना चाहते हैं, ठीक। स्केलर को वेक्टर बनाना है तो आपको उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, ठीक। और स्केलर को वेक्टर बनाने का मतलब अगर डायरेक्शन देना है तो इसका मतलब भी ये होता है कि डायरेक्शन देने का मतलब साफ हो गया कि आप उस पे, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज भी नहीं करना चाहते और डायरेक्शन देना भी चाहते हैं। आ रहा समझ में, आप उसका मैग्नीट्यूड
चेंज भी नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्शन देना भी चाहते हैं, तो क्या करें? अगर मैग्नीट्यूड किसी चीज़ का चेंज नहीं करना है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लीजिए 5 है, आप नहीं चाहते कि ये 5 का ये जो 5 दिख रहा है इसे वैल्यू चेंज नहीं करे, लेकिन आप इसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल अप्रोच या कोई भी अप्रोच आप इसमें करना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन आप करना चाहते हैं, तो आप ऐड तो नहीं कर सकते। अगर 1 ऐड भी करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे क्या होगा, ये 5 रह जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये 5 रह गया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक, अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसे वेक्टर की ज़रूरत है जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहे। तो इस हिंट से ही क्लियर हो गया कि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इस स्केलर को वेक्टर बनाना है तो इसमें डायरेक्शन देना है और इसका मैग्नीट्यूड चेंज भी नहीं करना है। अगर मैग्नीट्यूड आप चेंज करना नहीं चाहते हैं तो आप 1 से मल्टीप्लाई करिए। और ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 होता है? तो वो होता है यूनिट वेक्टर। वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे ही कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बदला भी नहीं और डायरेक्शन इसको मिल भी गया, तो ये क्वांटिटी अब वेक्टर बन गया। तब बीच में इक्वल टू साइन जो है ये होल्ड कर सकता है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में। अब दिमाग में आपको ये भी आएगा कि सर 5 × 1 की जगह अगर हम 5 + 0 कर दे तो भी तो नहीं चेंज होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 + 0, तो ये 0 जो है ये ऐसा वेक्टर है जिस 0 मैग्नीट्यूड वाला कौन सा वेक्टर होगा? नल वेक्टर होगा। तो नल वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 0 होता है कि नहीं? जैसे यहाँ पे लाओगे और उसका कोई डायरेक्शन भी होता नहीं है बाबू, ठीक है ना? वो एक पॉइंट है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, तो इसीलिए नल वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। यूज किसका करेंगे? यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। अब आइए वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे पढ़ेंगे। हमने समझा दिया आपको, ये लगभग समझो एक एक बात हमने आपको बता दी। अब एग्ज़ाम में कैसे लिखें, है ना? आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए तो कैसे अप्रोच लेंगे, जेई में, नीट में अगर आ जाता है तो प्रॉब्लम पे कैसे अप्रोच लेंगे वो समझो। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q2, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q3, पोजीशन इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर Q2 का R2, Q1 का R1 और Q3 का R3 इस तरह से है। तो Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स लग रहा है या Q3 के कारण Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो F12 हमने निकाला, हम यहाँ सिर्फ F12 लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर वेक्टर साइन अप्लाई नहीं किया है। तो K Q1 Q2 बट्टा R², यानी कि ये जो डिस्टेंस है Q1 से लेके Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम बोल रहे हैं R1 - R2। यानी कि आप ये बोल सकते हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ का जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं, इसी को आप बोल रहे हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है ना? तो Q1 से Q2 का डिस्टेंस निकल गया। अगर आप Q1 से Q3 निकालेंगे तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, ये भी तो आप लिख सकते हैं। खैर, तो अगर F12 निकालते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि आप स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लेते थे ना, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो गया। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर जैसे ही वेक्टर लगाओगे तो हमने क्या समझाया आपको, आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने यूनिट वेक्टर ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, हम मान लेते हैं कि जो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, इसको बार बार इतना लिखने से अच्छा है कि हम इसको एक R वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है? तो आप R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको अगर आप R वेक्टर कंसिडर कर लीजिएगा तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने वही किया, वो वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। तो जैसे आप अगर ये भी और ये दोनों सेम चीज़ है ना, दोनों जैसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो F12 वेक्टर आप निकालते हैं तो K Q1 Q2 R वेक्टर इंटू अपॉन R1 R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, यानी कि यही आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरी जो कोशिश है कि इस फॉर्म को, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हम रिलेट करके दिखाना चाहते हैं आपको, किसके साथ,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के साथ कंबाइन करके दिखाना चाहते हैं। तो देखो इसमें कैसे दिमाग लगाते हैं हम लोग और कैसे कंबाइंड करें, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ देखो जिस तरह से आपने F12 निकाला, आप उसी तरह से जरा F13 निकाल के बताइए। F13 वेक्टर सिमिलरली F13 वेक्टर का मतलब हुआ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, है ना। तो अगर वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, KQ1 Q3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। यानी कि यही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ भी है। अब समझो बात को, क्या करें अब, तो यहाँ पर हमने ले आया F13 वेक्टर इक्वल टू KQ1 Q3 अपॉन, अब जरा समझो, हम मान लेते हैं कि ये जो R1 माइनस R3 है इसको R डैश कंसिडर हम कर लेते हैं। R1 माइनस R3 को हम R डैश कंसिडर कर ले रहे हैं। यहाँ पर ये इसको R डैश वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया ताकि इतना बार बार लिखना नहीं पड़े। तो R डैश वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R डैश वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि मॉड ऑफ R डैश वेक्टर। तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या होता है, कंबाइंड हो जाएगा। और जैसे ही कंबाइंड हो गया तो आ जाएगा F13 वेक्टर बराबर KQ1 Q3 अपॉन मॉड ऑफ R डैश वेक्टर का क्यूब इनटू R डैश वेक्टर। तो इस तरह से आपने ये सीखा कि कैसे कूलम्ब्स लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करते हैं। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों को हम कैसे कंबाइंड करें। तो यहाँ देखो, दोनों को कंबाइंड करना है, यानी कि हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जैसे Q1 पर नेट फोर्स आप ध्यान दीजिए थोड़ा। तो Q1 पर देखो, Q1 पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो Q2 के कारण, एक Q3 के कारण। तो Q2 के कारण जो लग रहा था वो F12, Q3 के कारण जो लग रहा था वो F13। तो नेट फोर्स F नेट निकलेगा। अरे नेट फोर्स F नेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स F नेट निकालो। तो यहाँ देखिए, अगर नेट फोर्स आप निकालना चाहते हैं F नेट वेक्टर किस पर, तो F नेट आप निकालना चाहते हैं Q1 पर, किस पर, Q1 पर। तो बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले हमने क्या किया, उसको वेक्टर फॉर्म में निकाला, और वेक्टर फॉर्म में निकालने के बाद दो फोर्सेस का वेक्टर सम कर रहे हैं, या किसी एक चार्ज पे लगने वाले सभी फोर्सेस का हम वेक्टर सम कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आया बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि अगर जो कूलम्ब्स लॉ है उसको डिफरेंट मीडियम में अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, डिफरेंट मीडियम में अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं अभी। चलिए आइए, नोट में एक पॉइंट लिखिए आप। नोट में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ होल्ड्स गुड
फॉर स्टैटिक एंड पॉइंट चार्ज, या बोल सकते हैं पॉइंट चार्जेज, स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेज। मतलब ये हुआ कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो अच्छी तरह से अप्लाई होगा किसके लिए, या सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है किसके लिए, स्टैटिक और पॉइंट चार्जेज के लिए। पॉइंट चार्जेज क्या होते हैं, अब बात उठती है कि पॉइंट चार्जेज क्या है, बताओ। देखो पॉइंट चार्जेज उसको बोलते हैं ऐसा चार्ज जिसका लेंथ नेग्लिजिबल है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। हमने आपको बताया था जो कूलम्ब साहब थे उन्होंने जो टॉर्जन मेजरमेंट ऑफ फोर्स के हेल्प से, टॉर्जन मेजरमेंट ऑफ फोर्स के हेल्प से जो कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स जनरेट किया, जो फोर्स का फॉर्मूला जनरेट किया, जो फोर्स कैलकुलेट करके बताया, उसमें उन्होंने पॉइंट चार्ज को ही लिया था। तब उन्होंने बोला था कि पॉइंट चार्ज उस चार्ज को बोलते हैं जिसका लेंथ नेग्लिजिबल हो, यानी कि उसका लेंथ जो है वो बहुत कम है, तो उसको अपन पॉइंट चार्ज बोल देते हैं। ठीक। दूसरी बात, स्टैटिक क्या, क्यों स्टैटिक बोले हम, मूविंग क्यों नहीं। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टैटिक का मतलब क्या होगा, स्थिर। अब देखो हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, नाम से ही क्लियर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया भी था, लेक्चर 1 में आप देखेंगे तो उसमें बताया भी था कि जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टैटिक पोजिशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टैटिक पोजीशन, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बाबू, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप बहुत जगह ऐसा पाएंगे कि चार्ज मूविंग होने के बावजूद भी कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होता है। तो वो ऐसा चार्ज है जहाँ पर जो आपका वेलोसिटी वगैरह है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है, या जनरली ऐसा मान के चलते हैं कि वहाँ पर कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, कूलम्ब्स लॉ का जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर इन वैक्यूम या एयर, दो केस ले रहे हैं हम लोग, और इस साइड हम ले रहे हैं इन एनी मीडियम, है ना, इन एनी मीडियम, जिसमें कि हम एयर या वैक्यूम को नहीं ले रहे हैं। दो चार्ज यहाँ पे लिए गए, एक Q1 और दूसरा Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। वही चार्जेज यहाँ भी लिए गए, एक Q1 दूसरा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, लेकिन इसके बीच में कुछ मीडियम आ गया, कुछ मीडियम आ गया। तो अब मीडियम की परमिटिविटी हम मान लेते हैं, कुछ रिलेटिव परमिटिविटी उसका कितना, इप्सिलॉन R, कितना मान लिया हमने, इप्सिलॉन R, इसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो, इसमें अगर आप फोर्स निकालते हैं, यानी कि फोर्स इन वैक्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, यानी कि फोर्स इन वैक्यूम बराबर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो फोर्स इन वैक्यूम बराबर हमने बोला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। और फोर्स इन एनी मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में आप फोर्स निकाल रहे हैं एक्सेप्ट वैक्यूम और एयर, तब आप लिख रहे हैं K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, लेकिन दिस टाइम जो K है वो हो जाएगा आपको क्या, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप जरा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखो, डूइंग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि एफ भी डिवाइडेड बाई एफ एम, एफ भी डिवाइडेड बाई एफ एम, ऐसा किया तो यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर अपॉन, इसको उठा कर रखो, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। तो ये देखो, ये चीज़ कैंसिल आउट हो जा रही है, ये चीज़ भी कैंसिल आउट हो जा रही है। इप्सिलॉन R कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, एफ वी बट्टा एफ एम बराबर इप्सिलॉन R, यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो वैक्यूम में फोर्स होता है
वो इप्सिलॉन आर टाइम्स या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स या उस मीडियम की परमिटिविटी के टाइम्स होता है और उसी मीडियम के फोर्स के साथ, यानी कि एफ वी अपॉन एफ एम इक्वल टू आप बोल सकते हैं इप्सिलॉन आर। तो इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बोलिए आप इसको, या फिर जो भी समझिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट एक और चीज़ जो आपको न्यूमेरिकल में काम देगा, जैसे मान लो सपोज दैट F1 वेक्टर, F2 वेक्टर आर एट एन एंगल थीटा, देन अगर एफ नेट वेक्टर निकालना हो तो आप अप्लाई कर देंगे क्या, तो बताओ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि एफ नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये आपने पढ़ा होगा 11th में ही वेक्टर एडिशन में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दो फोर्स अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड भी, अगर एंगल बीच में थीटा है तो आप उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी वो भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कुछ चार्जेज इस तरह से दे दिया गया कि इन्फिनाइट चार्जेज हैं, कितने चार्जेज हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेज हैं, और तब आप उसका कुछ सम वगैरह निकालना चाहते हैं, तो ये चार्जेज क्या होंगे, देखो जो डिस्टेंस होगा नीचे स्क्वायर में रहेगा, ध्यान से सुनना, जो डिस्टेंस रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे स्क्वायर में रहेगा। तो उस कंडीशन में नीचे में स्क्वायर आ रहा है तो जीपी बनेगा, समझ गए। तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन्फिनाइट टर्म्स अगर रहेगा तो उसका सम निकालना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ देखो मैथमेटिक्स में आप जब पढ़ेंगे तो ये जो आर होता है इसका बहुत सारा डिफरेंट कंडीशन अप्लाई किया जाता है, या फिर आप कहीं पर भी देखेंगे तो बहुत जगह ऐसा भी लिखा होता है 1 माइनस मॉड आर, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ए अपॉन 1 माइनस आर लगाओ, कोई समस्या उसमें आपको नहीं होगी। यहाँ पर जो ए होता है ये होता है फर्स्ट टर्म, जो ए होगा वो ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ए कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, और जो आर होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। तो ये कुछ मैथमेटिकल चीज़ भी है जिसको आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। अभी हम लोग 2 मिनट में क्वेश्चन करने वाले हैं, एक IIT 95 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें ये अप्लाई होगा, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया ताकि आप उस वक्त टेंशन में ना आ जाए कि ये कैसे अप्लाई हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो मतलब ये हुआ कि बहुत सारे फोर्सेस हैं और किसी एक चार्ज पर आप सभी चार्ज के कारण फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हर एक फोर्स के वेक्टर को लेकर के, सभी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लेकर के उसका वेक्टर सम कर दो, आपको आराम से उसका फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा। उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। और वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है तो उसका भी टेक्निक हमने बताया आपको, जो कल लास्ट लेक्चर में जो हमने निकाला था कूलम्ब्स लॉ के कारण जो फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो उस मैग्नीट्यूड यानी कि स्केलर क्वांटिटी, अब स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें डायरेक्शन देना भी है और उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना भी नहीं है। यानी कि आप उसमें डायरेक्शन देना भी चाहते हैं और मैग्नीट्यूड चेंज करना भी नहीं चाहते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसमें कि हम जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो सिर्फ एक वेक्टर है, कौन सा, यूनिट वेक्टर। इसीलिए हम लोग स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर क्वांटिटी बनाना हो तो आप उसमें क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैट में बार बार बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में आपको बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट को ढंग से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैट क्लियर हो गया, करंट बहुत हद तक आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, आपको इसका फ़ायदा मैग्नेटिज्म में होगा और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रोस्टैट ठीक तो मैग्नेटिज्म ठीक, और जब मैग्नेटिज्म ठीक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलरेडी ठीक, ठीक है ना। तो ये जो 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जिसको आप बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर के अल्टरनेटिंग करंट तक का जो पोर्शन है वो लगभग आपका 70% पोर्शन है 12th का, और वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। नीट वगैरह में, जेईई मेन वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे उठते हैं, समझ गए।
तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम लोग ऑन बोर्ड सॉल्व करेंगे, डिफरेंट मेथड से भी करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे और टेक्निक से भी करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अभी हम लोग जस्ट इस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नोट करिए। चलिए आइए अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। देखो ये जो पहला प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में सिंपल है, ट्राई करते जाइए आप लोग, ठीक है ना, ट्राई करते जाओ, रुकना नहीं है, ट्राई करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टेक्निकली कैसे करते हैं और जो भी ट्रेडिशनल मेथड होता है उसके थ्रू भी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक चार्ज है आपको कितना, Q है, यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है, समझ गए ना। यहाँ पर A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यानी कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। A सेंटीमीटर, A मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं अपन, मतलब वर्टेक्स को एक नाम देते हैं। यहाँ पर A, B और यहाँ एक C नाम रख लिए, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो चार्ज था वो चार्ज कितना था, Q था। ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, सेम मैग्नीट्यूड है। दूसरी बात, ये दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो इसी के अलोंग लगने वाला फोर्स हो जाएगा FB, ठीक है। इस फोर्स को हम कितना मान लेते हैं, FB, ठीक है। और C के कारण भी रिपल्सन का फोर्स जनरेट होगा, इसको हम कितना मान ले रहे हैं, FC। ये आपने कंसीडर कर लिया। अब ज़रा सोचो, क्या सोचना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज कितना था, यहाँ पर चार्ज हम ले रखे थे कैपिटल Q, यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री। अगर यहाँ पर एंगल 60 तो यहाँ भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आ रहा समझ में, यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब जरा सोचो बाबू कि क्या करें हम लोग, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो दो फोर्स, एक FB एक FC, दोनों फोर्स, तो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर रिजल्टेंट निकलेगा तो रिजल्टेंट कहीं बीच में से निकलेगा, ठीक, इसको मान लो F, ठीक। तो ये जो F होगा इसका क्या, अभी जस्ट हमने क्या फॉर्मूला बताया कि अगर F का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करेंगे, FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FA FB इंटू कॉस थीटा। ऐसा इसीलिए ये वेक्टर सम का फॉर्मूला, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो बोलना है बोलो, ये फॉर्मूला रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि दो फोर्स कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब FC निकालना हो या FB निकालना हो, सॉरी यहाँ पे C लिख लीजिए, C लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो FB या FC कुछ भी निकालना है, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पहले से सोच लो दिमाग में, कैसे बराबर होगा, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस सेम। और जब मैग्नीट्यूड सेम और डिस्टेंस सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है तो फोर्स तो बराबर होना चाहिए। कितना हो जाएगा, Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ऐसा कर लिया। अब जरा सोचो, अगर दोनों फोर्स बराबर है, ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, तो क्यों ना इसको हम एगो फोर्स F लिख ले, या F तो पहले से ले रखा है तो आप इसको F डैश मान लीजिए, क्या दिक्कत है, F डैश मान लो। तो F बराबर क्या हो गया, F बराबर हो गया बाबू अंडर रूट, यहाँ देखो F डैश का स्क्वायर, F डैश का स्क्वायर है ना, प्लस 2F डैश का स्क्वायर। आ रहा समझ में, F डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर, तो F डैश प्लस F डैश 2F डैश का स्क्वायर, 2F डैश का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2F डैश का स्क्वायर इंटू थीटा कितना 60 डिग्री, कॉस 60 कितना 1/2, ठीक 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया बाबू। तो ये कितना हो गया 2F डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर 3F डैश का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3F डैश, ये आ जाएगा। तो कितना हो गया अंडर रूट 3 इंटू F डैश की वैल्यू कितनी, तो F डैश की वैल्यू है KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चार्ज 1 कूलम विच प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, ये कोई स्क्वायर है, इसके सेंटर पे 1 कूलम का चार्ज क्या कर दिया गया, रख दिया गया। आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ना कुछ भी नहीं, एकदम सिंपली सोचिए, सबको मिला दो जरा, मिला रहे हैं मतलब कि सेंटर को मिला रहे हैं, ठीक है ना, कॉर्नर्स को नहीं मिला रहे, स्क्वायर के सेंटर को मिला रहे हैं अपन। अब यहाँ ध्यान दो, ये 5 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, -2, ये 5 माइक्रोकूलम, ये भी -2 माइक्रोकूलम। यहाँ पर आपको 1 कूलम का चार्ज रखा गया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव है,
ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। सबका नाम लिखना तो लिख दो यहाँ पे ए बी सी और यहाँ डी। अब यहाँ देखिए ये निगेटिव वाला ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा भाई, तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू बी और ये हो गया फोर्स ड्यू टू डी, ठीक है। नेक्स्ट ये ए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये अपने से दूर रिपल्सन, तो एफ ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू ए, और ये भी अपने से दूर रिपल्सन का, ये भी पॉजिटिव है, तो एफ ड्यू टू कितना सी, फोर्स ड्यू टू सी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एफ सी होगा या जो एफ ए है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ पर अगर आप ओ पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ओ से ए का या ओ से सी का, यानी कि डिस्टेंस जो है ना, ये ओ ए या ओ बी या ओ सी या ओ डी, ये सारा डिस्टेंस क्या है, बराबर है। डिस्टेंस बराबर। दूसरी बात, यहाँ जो मैग्नीट्यूड है -2 माइक्रोकूलम और 1 कूलम, यहाँ जो फोर्स होगा, जो एफ बी होगा, आप निकाल के देख लीजिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में एफ बी निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, के इंटू यहाँ कितना 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 कूलम, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 अपॉन ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहाँ से एफ डी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप, के, ठीक है। एफ डी अगर निकालना चाहते हैं, देखो वहाँ ध्यान देना, के इंटू 2 इंटू 10⁻⁶, समझ रहे हैं, इंटू 1 अपॉन ओ डी स्क्वायर। आ रहा हो समझ में। तो डिस्टेंस बराबर फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁶, यहाँ भी 2 इंटू 10⁻⁶, और दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है, अपोज कर रहा है दोनों फोर्स। तो 100% ये एफ बी और एफ सी, ये जो एफ बी और एफ डी है ना, एफ बी और एफ डी, ये वाला फिर ये और ये चारों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आप चाहें तो एफ ए भी निकाल सकते हैं। एफ ए निकालने के लिए जाओगे बाबू तो क्या करोगे, तो एफ ए निकालने के लिए आप के इंटू 5 माइक्रो, तो 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1 अपॉन ओ ए का स्क्वायर करिएगा। डिस्टेंस बराबर होना है और दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोज भी कर रहे हैं, तो इसीलिए इस सेंटर पॉइंट पे, स्क्वायर के सेंटर पॉइंट पे जो लगने वाला नेट फोर्स होगा, वो लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी कि स्क्वायर के सेंटर पे जो चार्ज 1 कूलम रखा गया, उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया है, 0। क्लियर। इसको जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 फिर तुरंत सॉल्व करेंगे। चलिए आइए अब देखते हैं। ये पहला प्रॉब्लम आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। नहीं बना तो देखो, आईडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेज, सबसे पहले यहाँ पर दिख गया हमको इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेज। हर एक चार्ज कितना है, 4 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। कहाँ पे रख दिया, एक्स एक्सिस पर, वो भी कहाँ, x = 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, इस तरह से एंड सो ऑन चलता जा रहा है। मतलब ये हुआ कि जो पहला प्रॉब्लम था उसका सिस्टम कुछ ऐसा दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो आप ओरिजिन पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, ठीक, यहाँ 4 मीटर, यहाँ इस तरह से 8 मीटर, ऐसे मान लेते हैं अपन। यहाँ 1 मीटर है, x = यहाँ पे x = 2 मीटर है, x = 4 मीटर है, यहाँ पर x = 8 मीटर, इस तरह चलता जा रहा है। और ओरिजिन पर जो है वो ओरिजिन पर रखा गया है, फाइंड द नेट टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन, यानी कि चार्ज 1 कूलम जो है वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक। हर एक पॉइंट को अलग अलग कंसीडर आप कर लीजिए ज़रा, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और ये इस तरह से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एंड सो ऑन। और ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, कहीं पर भी जो चार्ज रखा है वो कितना, 4 माइक्रोकूलम। कितना रखा है, 4 माइक्रोकूलम। हर जगह सेम चार्ज है, ठीक। मतलब नेचर भी चेंज नहीं हो रहा चार्ज का और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। अब हमको ये बताओ, ये चार्ज 4 माइक्रोकूलम, इस 1 कूलम पे रिपल्सन का फोर्स इधर, ये भी रिपल्सन, ये भी रिपल्सन और वो भी रिपल्सन, सबके सब फोर्स जो है वो किधर कैसा अप्लाई कर रहे हैं, रिपल्सन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो नेट फोर्स जो होगा ओ पे वो क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू बी, अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, प्लस फोर्स ड्यू टू सी प्लस फोर्स ड्यू टू डी, इस तरह चलता रहेगा।
अब मुझे ये बताइए चलो मान लेते हैं कि जो 4 माइक्रो कूलम है उसको हमने कंसिडर कर लिया Q और जो 1 कूलम है उसको हमने कंसिडर कर लिया Q0। मान सकते हैं ताकि बार बार हमको ऐसा लिखना नहीं पड़े, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे Q0 बट्टा 1 का स्क्वायर, क्या कि डिस्टेंस अभी तो 1 है A के लिए, B के लिए 2 मीटर है, तो Q0 बट्टा 2 का स्क्वायर प्लस Q0 बट्टा 4 का स्क्वायर प्लस Q0 बाई 8 का स्क्वायर डॉट 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 इस तरह से। क्या हम Q0 को कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो Q0 कॉमन आ गया बाबू, ध्यान से देखना इधर, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से। अब मुझे बताओ ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि जब प्रॉब्लम इन्फिनिटी टर्म्स के आएंगे ना तो हो सकता है कि जीपी का ज़रूरत पड़े, बताया था ना अभी। तो यहाँ पे देखो, इसमें अगर आप जीपी निकालें, जीपी है कि नहीं पहले चेक कर लो, तो ये टर्म और इस टर्म यानी कि बाद का टर्म और उससे जस्ट पहले के टर्म का रेशियो, बाद का टर्म और उससे जस्ट पहले के टर्म का रेशियो, तो अगर इस टर्म यहाँ पे रेशियो निकालोगे तो ये कितना 1/4 और ये कितना 1/1, 1 ही हुआ ना, 1/4 और ये 1, तो रेशियो निकालोगे तो 1/4/1 इक्वल टू कितना 1/4। यहाँ पर अब इस दोनों टर्म का रेशियो निकाल के देखो, बाद का टर्म और जस्ट पहले का टर्म, इसका रेशियो निकाल के देखेंगे तो 1/16 बाई वहाँ पर 1/4 कैंसिल हो जाएगा, फिर से घुमा फिरा के कितना 1/4। यानी कि जब कॉमन रेशियो है, जब ये चीज़ बराबर हो रही है, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि ये जो मेरा टर्म दिया गया है ये क्या है, जीपी है, और जीपी में कॉमन रेशियो कितना आ रहा था 1/4। तो सबसे पहले इस इन्फिनाइट सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन जीपी, पहले ये निकाल लो, ठीक है। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन जीपी, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, सो देख लो। इसको निकालते ही आ जाएगा आपको, यहाँ देखिए सर इधर सॉल्व कर रहे हैं अपन, यहाँ देखो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन जीपी जो होता है जंगली, वो हो जाएगा S इन्फिनिटी बराबर A/1 माइनस R। ए क्या है, फर्स्ट टर्म कितना 1, तो 1/1 माइनस 1/4। क्यों 1/4? कॉमन रेशियो 1/4 अभी जस्ट हमने चेक किया, तो ये 3/4 आ गया है ना। यहाँ पे 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 यानी कि ऊपर चला गया 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3, ठीक। तो जो नेट फोर्स आया, ठीक है, कहाँ पर, O पे, वो कितना हो गया Q0। तो K की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q कितना 4 माइक्रो, यानी कि 4 × 10⁻6 इंटू Q0 कितना 1 कूलम अपॉन 4 बाई ये तो सॉरी अपॉन नहीं होगा, बट्टा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया ना। तो ये कितना आया कैलकुलेशन करके 4/3, तो इंटू 4/3। क्लियर? आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, और जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा लगभग आपको 4.8, समझ रहे हैं ना, 4.8 इंटू 10⁴ न्यूटन, इतना आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सो देख लो, 3 3 जा 9 है ना, 9 4 का 16 3 48, और यहाँ कितना 10⁻3 हो रहा है, 10⁻3, लेकिन हम कर रहे हैं कितना 10⁻4, तो 10⁻4 कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो रहा था 48 हो रहा था ना, 48 और उसको 4.8 करना है, तो क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। आराम से 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻3 10⁻4 बन गया, और डिवाइड से 4.8 बन गया। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोगों ने एक ये जो आईटी का क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व करके देखा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हर एक चार्ज के कारण हमने फोर्स O पॉइंट पे निकाला, उसका सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन जीपी को अप्लाई किया। ऐसा नहीं जानबूझ के अप्लाई किया, क्योंकि ये हो रहा था यहाँ पर अप्लाई, इसलिए हमने ऐसा इसको अप्लाई किया। अब इसको नोट कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हम लोग खूब सारा करेंगे, ठीक है, ताकि देखो फिजिक्स में क्वेश्चन ही सब कुछ होता है, न्यूमेरिकल ही सब कुछ है। अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल आपका क्लियर, फिजिक्स क्लियर, समझ गया। लेकिन न्यूमेरिकल तब बनेगा जब आप थ्योरी को बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं, उसको अच्छे ढंग से सॉल्व करते हैं, अच्छे ढंग से सीखते हैं, तब जा करके आपको न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व होंगे, समझ गए। तो यानी कि थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, मजाक में उसको लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए आइए यहाँ देखो,
इसमें क्या बोल रहा है कि इक्वल चार्जेज Q जो है वो हर एक Q चार्ज ABCD स्क्वायर पे जमा के बैठा है और स्क्वायर का जो लेंथ है वो A है, साइड लेंथ A है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट B, B पॉइंट पे फोर्स अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रहा B पॉइंट, यहाँ पे डायग्राम में ध्यान देते रहना, ठीक है। यहाँ पर Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। अब मेरी बात को समझो ध्यान से, थोड़ा मार्क कर दो। यहाँ देखिए, ये A पॉइंट, यहाँ B पॉइंट। A पॉइंट क्या करेगा फोर्स को, रिपल्सिव, ये A डिस्टेंस है तो यहाँ से रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में FA, क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या है Q Q, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ये क्या करेगा, ये भी रिपल्सन, लगाओ भाई रिपल्सन ऊपर की तरफ, कितना C पे, तो FC। अब यहाँ देखो, जस्ट यहाँ पर एंगल 90 था तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, 90 होगा, है ना। तो जरा हम लोग FA और FC को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ना देखो, ध्यान दिमाग में लगाते जाओ। अपन यहाँ से यहाँ का फोर्स निकालो, चाहे यहाँ से यहाँ का फोर्स निकालो, दो हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। तो फोर्स सेम हुआ तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, क्लियर, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, जब फोर्स बराबर है तो बार बार ऐसा ना लिखना पड़े तो क्यों ना हम इसको एक F मान लेते हैं, ठीक। अब मेरी बात समझिए कि दो फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर है, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्टेंट निकलेगा। तो रिजल्टेंट निकला तुमको कितना, R, रिजल्टेंट कितना निकला, R। तो ये जो R आया, ये R इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब दो फोर्स 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, रूट कर दो, क्लियर। यानी कि दो फोर्स, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो, करो। तो यहाँ पर तो क्या करना है, अंडर रूट दोनों को स्क्वायर करके ऐड, FA का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर, तो यहाँ F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, आ रहा बात समझ में, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2F स्क्वायर। 2F स्क्वायर का मतलब रूट 2F, तो रूट 2F, क्लियर हुआ, रूट 2F, ठीक, कोई बात नहीं। यानी कि ये कितना हो गया, तो रूट 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये इतना आ गया। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि ये जो चार्ज है C पॉइंट पे जो चार्ज है यहाँ पर, या D पॉइंट पे जो चार्ज है, ये D पॉइंट वाला भी चार्ज तो फोर्स लगाएगा ना, ये यहाँ भी तो है, तो ये भी फोर्स लगाया इसी डायरेक्शन में। ये कितना फोर्स लगाया, FD, D पॉइंट था तो FD, ठीक। लेकिन जो FD फोर्स है उसके लिए एक बात को ध्यान रखो, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, ये D से जो B का पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना, रूट 2A, क्योंकि ये डायगोनल है स्क्वायर का, क्योंकि ये डायगोनल है स्क्वायर का। तो जो FD हुआ वो कितना हो गया, KQ स्क्वायर बट्टा रूट 2A का स्क्वायर, यानी कि KQ स्क्वायर बट्टा 2A स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। तो अगर आप B पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, F नेट एट पॉइंट B, तो यहाँ देखो इस B पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो R, ये रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से आया था, तो A के कारण और C के कारण आया था, और इसी लाइन पर एक FD और है। तो दोनों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, एक तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, R प्लस FD, है ना। आपने 11th में पढ़ा होगा, जब दो फोर्स क्या होते हैं, पैरेलल डायरेक्शन में रहते हैं, थीटा 0 डिग्री रहता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो रिजल्टेंट का, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया ये, रूट 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। तो यहाँ से आप KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना आ गया, रूट 2 प्लस 1/2, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 को LCM ले लो, रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो वो सब चौचला आपके हाथ में है, आप जो चाहें उसको, यानी कि अगर कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर कन्वर्ट वगैरह आप करते हैं तो जो नाटक करने के बाद आंसर आएगा वो आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर इंटू 2 रूट 2 प्लस 1। ये क्वेश्चन आपको JEE मेन का पूछा हुआ है, समझ के आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन, दिमाग लगाने से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। इसको आप चाहेंगे सॉल्व कर लें तो सॉल्व करते रह जाइएगा फिर तो, ठीक है ना। इसको लेकिन दिमाग लगाइएगा, टेक्निक लगाइएगा, है ना। थोड़ा सा माथा को दौड़ाइए, घोड़ा उसका माथा का घोड़ा दौड़ाइए, तो जैसे आप उसको दौड़ाते हैं तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ क्या बोला, 3 सिमिलर चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पर ये रहा है आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको ज़रा हम ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 3 पॉइंट 3 चार्जेस है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड ए। तो ABC ऑफ साइड ए का मतलब हो गया यहाँ पर जो साइड लेंथ है वो A है और A है, ठीक है। आ जाओ, हाउ मेनी मिनिमम चार्जेस शुड बी प्लेस्ड, हाउ मेनी मिनिमम चार्जेज, कितना कम से कम चार्ज हमको प्लेस करना चाहिए, रखना चाहिए, कहाँ पर, ऑन अ सर्किल, कहाँ पर, सर्किल पर। कैसा सर्किल, जिसका रेडियस क्या है, ए है, जिसका रेडियस क्या है, ए है। ए रेडियस वाले सर्किल पर हमको कितना चार्ज रखना चाहिए, उस सर्किल का सेंटर कहाँ है, ए पॉइंट पे। सर्किल का सेंटर कहाँ है, ए पॉइंट पे। सो दैट, पहले सर्किल बना लो, पहले क्या करो, एक सर्किल बना लो, फिर आगे देखते हैं पढ़ के क्या होगा। ठीक है, एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया, ये एक सर्किल हो गया। इस सर्किल का सेंटर ए है, रेडियस ए, सेंटर कैपिटल है, रेडियस ए हो गया। बोल रहा है कि सो दैट, ताकि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे, यानी कि ए पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स हो वो कितना लगे, Q²/4πε0 A², यानी कि KQ²/A²। वो भी किधर, तो वो भी लगे एक्स एक्सिस के तरफ, ये इधर लगना चाहिए, कितना, तो KQ²/A²। तो क्वेश्चन आपसे ये बोला कि कितना चार्ज हम प्लेस करें इस सर्किल पे, इस सर्किल पे कितना चार्ज रखें ताकि इस ए पॉइंट पे सिर्फ इतना फोर्स लगे और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो। तब मुझे एक बात बताओ, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ यही वाला फोर्स लगे तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनो बात को, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो पॉजिटिव पर अगर ये उधर के तरफ फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चार्ज यहाँ होना चाहिए इसके ठीक अपोजिट, जिसका डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा, और यहाँ पर चार्ज कितना होना चाहिए, प्लस क्यू। तभी तो दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा, डिस्टेंस ए रहेगा, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो KQ²/A² हो जाएगा। आ रहा समझ में। दूसरा, इसके कारण भी तो इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस पर फोर्स लगे, हम चाहते हैं कि इस पर सिर्फ इतना ही फोर्स लगे, ये दोनों के कारण कोई फोर्स ना लगे, क्योंकि अगर इस दोनों के कारण कोई फोर्स लगा तब तो सिर्फ इतना नहीं लगेगा, तब तो रिजल्टेंट लेना पड़ेगा वेक्टर का। बात को समझो। तो इसके कारण लगने वाला फोर्स को कैंसिल करना है, यानी कि इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, तो अगर कैंसिल करना है तो एक फोर्स ठीक इसी लाइन पर नीचे की तरफ इधर लगना चाहिए। तो कैसे लगेगा, तो इसी लाइन पर आ जाओ यहाँ तक, यहाँ पर भी एक चार्ज रख दो, कितना, प्लस क्यू। चूँकि सर्किल है तो रेडियस ए का ही काम करेगा, और अब इसके कारण भी इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काट दिया। और समझ में, इसके कारण भी इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक। तो इसको कैंसिल करना है तो यहाँ पर भी एक चार्ज प्लस क्यू रख दो, वो भी इधर लगेगा, ताकि ये दोनों भी क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ए पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पे, सर्किल के सेंटर पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो चार्ज था प्लस क्यू, इस पर जो फोर्स है वो इसके कारण भी लग सकता था, इसके कारण भी लग सकता था, लेकिन हम चाहते थे कि सिर्फ इतना ही फोर्स लगे, वो भी एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो हमने इसके ठीक अपोजिट इसी लाइन पर एक चार्ज रखा प्लस क्यू, जिसका रेडियस ए है। चूँकि ये सर्किल पर है तो रेडियस तो ए ही रहेगा। अब यहाँ देखो, अब ये आराम से हमको प्लस दिख रहा है, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन का फोर्स लगा, KQ²/A² आ गया। आराम में इसके कारण अगर हम सिर्फ इतना ही फोर्स चाहते हैं इस पर, लेकिन अगर इसके कारण फोर्स देंगे तो ये भी तो फोर्स लगा रहा है ना, है।
अगर आप इस फोर्स को नहीं काटिएगा तो फिर तो ये दोनों दो वेक्टर हो जाएंगे, और 2 वेक्टर हो जाएगा तो रिजल्टेंट निकालना पड़ जाएगा। तो इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए इसके ठीक अपोजिट एक और चार्ज रख लिए, इसको कैंसिल करने के लिए इसके ठीक अपोजिट एक और चार्ज रख लिए। तो सर्किल के सेंटर पे हमने टोटल कितना, सर्किल के सरकमफेरेंस पर या सर्किल पर टोटल कितना चार्ज हमने रखा, तो टोटल चार्ज प्लेस्ड ऑन सर्किल इक्वल टू कितना, 3। टोटल चार्ज प्लेस्ड ऑन द सर्किल इक्वल टू कितना, 3। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इजी है, मैं मानता हूँ ये इजी है, लेकिन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ब्रेन का एक्सरसाइज होगा। समझ में आया बात को? आप इसको फटाक से नोट करिए। इसके बाद एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, वो हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो कूलम्ब्स लॉ पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और फिर चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग 3D डायग्राम यानी कि क्यूब वगैरह पे भी क्वेश्चन करेंगे। आज हमने स्क्वायर वगैरह पे दिखाया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूब वगैरह पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए आइए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, एकदम तगड़ा क्वेश्चन, एकदम फ्रेश, और इसमें कुछ कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो पहले ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोला कि 2 स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर, 2 छोटे छोटे इक्वल चार्ज स्फीयर्स है ना, जिसका सबका मास कितना है, m है, और इक्वली चार्ज है तो मान लेते हैं दोनों पे चार्ज कितना, q मान लेते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड है। तो मान लो कि ये कोई सीलिंग है और इसका कोई एक पॉइंट ये फिक्स कर दिया, और यहाँ से 2 चार्ज, इस तरह से 2 चार्ज सस्पेंडेड है, ठीक है। यहाँ से एक फार्मूला भी जनरेट हो जाएगा। और जो सिल्क थ्रेड है इसका लेंथ आपको दे दिया कितना, L, और यहाँ देखो इस दोनों को मिला दो सेंटर तक, ठीक है। और ये जो सेंटर तक दे रखा है यहाँ पे भी चार्ज Q है बाबू, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे भी चार्ज कितना दे रखा है, Q दे रखा है। दोनों को जो सेंटर से आपने मिलाया तो यहाँ तक जो डिस्टेंस चल रहा है वो कितना चल रहा है, x चल रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू बहुत कम है L से। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा आपको न्यूमेरिकल में, देखो कैसे यूज होगा। आप फाइंड द रेट dq/dt, ये बढ़िया क्वेश्चन। dq/dt आपको फाइंड आउट करना है।